साथियों, आज मैं आपको पंचायत प्रस्ताव एवं प्रारूप 1, 2 और 3 के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ में कैसे प्राप्त करें, इसका जानकारी आपको प्रदान करूंगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि अच्छी अच्छी वीडियो और जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथियों, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ में निवासरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं एवं अभ्यर्थियों जिनके पास सेटलमेंट जैसे दस्तावेज नहीं है, उनको जाति प्रमाण पत्र सरलता से प्राप्त हो सके, इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टरों को विशेष ग्राम सभा आयोजित करने निर्देश प्रदान किए हैं। साथ ही सेटलमेंट विहीन आवेदकों का जाति प्रमाण पत्र प्रस्ताव पास करने हेतु आदेशित किए हैं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हर ग्राम पंचायत में जिला प्रशासन के द्वारा ग्राम सभा आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किया जाता है और उसी निर्देश के आधार पर ग्राम सभा भी आयोजित किया जाता है, जहां पर पंच, सरपंच, जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभाग के कर्मचारी सभी उपस्थित होते हैं। यदि आप सेटलमेंट के बिना जाति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको प्रारूप 1, 2 और 3 को भरना पड़ेगा, जिसमें एक परिवार की सभी आवश्यक जानकारी भरा जाता है। साथियों, यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता दूं कि एक परिवार में यदि 7 सदस्य हैं तो सातों को अलग अलग फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि एक परिवार केवल एक ही सेट प्रारूप 1, 2 और 3 को भरेगा और प्रारूप 3 में जितने सदस्यों का नाम सम्मिलित होगा उन सभी का जाति प्रमाण पत्र इस फॉर्म के आधार पर बनाया जाएगा। आइए देखते हैं हम प्रारूप 1, 2 और 3 को कैसे भरते हैं। आइए देखते हैं प्रारूप 1 में हमें क्या क्या जानकारी भरना है। जाति एवं मूल निवास की उद्घोषणा के संबंध में आवेदन पत्र, प्रति अध्यक्ष ग्राम सभा, ग्राम, साथियों जहाँ से आपको प्रस्ताव पास होना है उस ग्राम का नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। दूसरा है तहसील और जिला, जिस तहसील और जिले के अंतर्गत आप निवासरत हैं उस तहसील और जिले का नाम साथियों आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद चौथा खाली स्थान है। यहाँ पे साथियों यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं तो 10/8/1950 आपको भरना होगा। यदि आप पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको 26/12/1984 भरना पड़ेगा। उसके बाद साथियों यहाँ देख सकते हैं कि एक और खाली स्थान है। यहाँ पे आपको भी उसी प्रकार से भरना होगा। यदि अनुसूचित जाति जनजाति हैं तो 10/8/1950 और यदि आप पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो 26/12/1984 भरना होगा। उसके बाद अब आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे साथियों देखिए 1 नंबर में दिया है आवेदक का पूरा नाम। साथियों एक आवेदक मानते हैं कि श्याम कुमार है तो यहाँ पे हम श्याम कुमार लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम श्याम कुमार वैसे ही लिखेंगे जैसा उसके पास वैध दस्तावेज होगा, जैसे कि राशन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, जिसमें उसका नाम श्याम कुमार है तो श्याम कुमार लिखेंगे। यदि सिर्फ श्याम है तो हम सिर्फ श्याम लिखेंगे। 2 नंबर में देखिए साथियों आवेदक के पिता का नाम। यहाँ पे यदि आवेदक श्याम है तो श्याम के हम पिताजी का नाम 2 नंबर कॉलम में लिखेंगे और यहाँ पे भी हम वैसे ही नाम लिखेंगे जैसा उसका दस्तावेज में उपलब्ध होगा। 3 नंबर में आवेदक की माता का नाम लिखना है साथियों। 3 नंबर में आवेदक की माँ का नाम लिखने के बाद जब 4 नंबर आएंगे तो आवेदक के पति पत्नी का नाम। यदि आवेदक महिला है तो पति का नाम और पुरुष है तो पत्नी का नाम लिखाएगा। जैसे कि यहाँ आवेदक श्याम है तो उसकी पत्नी का नाम यहाँ पे लिखाएगा यदि श्याम विवाहित है तो। आवेदक के संतानों का नाम 5 नंबर कॉलम में पूछा है। यदि श्याम के पुत्र या पुत्री होंगे उन सभी का नाम हमें क्रमवार यहाँ पे लिखते जाना है। 6 नंबर में दिया है आवेदक के भाई बहनों के नाम। श्याम के यदि भाई और बहन होंगे तो उन सभी का नाम बड़े से छोटे क्रम में लिखते जाना है साथियों। उसके बाद 7 नंबर में दिया है आवेदक के चाचा, बुआ, पिता के सगे भाई बहनों का नाम एवं जाति। यहाँ पे आवेदक के चाचा यानी श्याम के जो भी चाचा, बुआ, उसके पिता के सगे भाई बहन होंगे उन सभी का नाम
बड़े से छोटे क्रम में लिखते जाना है और उसी में एक कोष्टक लगाकर उनके जाति को भी लिखना है। साथियों, इतना लिखने के बाद अब 8 नंबर कॉलम में आता है आवेदक की जन्म तिथि। तो आवेदक की जन्म तिथि हमें वैसे ही भरना है साथियों, जैसे उसके पास वैध दस्तावेज में उपलब्ध होगा। यदि उसका परिचय पत्र, आधार कार्ड इत्यादि में उसका जन्म 1/8/2002 है तो यहाँ पे लिखना होगा उसी प्रकार से। 9 नंबर में है साथियों धर्म का कॉलम है। यहाँ पे आपको अपनी सुविधा के हिसाब से धर्म को भरना होगा। अब अगला पेज में देखते हैं क्या जानकारी है। तो यहाँ पे साथियों 10 नंबर में वर्तमान निवास का पूरा पता। तो वर्तमान में आप जहाँ से प्रस्ताव पास करा रहे हैं, यहाँ जहाँ के निवासी हैं वर्तमान में, उसका जानकारी आपको भरना है। जैसे यहाँ पे वार्ड क्रमांक, तो आप जिस वार्ड क्रमांक में रहते हैं उस वार्ड क्रमांक का नाम लिखना है। ग्राम का नाम लिखना है, जिस ग्राम के आप निवासी हैं उसका नाम लिखना है। फिर उसी प्रकार से विकास खंड, तहसील, जिला और राज्य, इन सभी को जानकारी को आपको आवश्यक रूप से भरना होगा। साथियों 11 नंबर में है स्थायी पता। आप जहाँ के स्थायी निवासी हैं, चूँकि पंचायत प्रस्ताव पास हो रहा है, आप वहाँ के स्थायी निवासी हैं, तो आपको वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों एक समान से यहाँ पे भर देना है। अब 12 नंबर में साथियों आवेदक की जन्म तिथि। यहाँ पे क और ख के रूप में दिया है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की 6/9/50 के पूर्व की है। तो यहाँ पे आपको उसी के आधार पे जानकारी भरना है। अन्य पिछड़ा वर्ग के यदि अभ्यर्थी हैं तो 26/12/1984 के पूर्व की है। तो आवेदक का मूल निवास स्थान अथवा उक्त तिथि को उसके पिता पूर्वजों के निवास स्थान का स्थायी पता। तो जैसे कि आपका वर्तमान पता, स्थायी पता एक ही है, तो यहाँ पे आपको क्रम से लिखते जाना है। अब 13 नंबर में दिया है उक्त तिथि को उपरोक्त पते पर स्थायी निवास करने वाले परिवार मुखिया। जैसे कि 10/8/1950 या फिर 26/12/84 के समय जो वहाँ मुखिया निवास करते थे उनका नाम यहाँ पे लिखना है और उनसे आवेदक का क्या संबंध है। जैसे आवेदक श्याम है तो उसका क्या संबंध है उसको यहाँ पे लिखना है। 14 नंबर में साथियों आवेदक उसके पिता, पालक, पूर्वज कहाँ कहाँ रहे हैं उसका विवरण भरना है। तो उस समय से लेके यानी कि 6/9/1950, 26/12/1984 से लेकर आज तक आपका परिवार जहाँ जहाँ रहा उन सभी का जानकारी आपको 14 नंबर कॉलम में भरना है। 15 नंबर में साथियों आवेदक की जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग में आपका किस जाति के अंतर्गत आते हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है 15 नंबर में। 16 नंबर में साथियों आपको जिस सरल क्रमांक में आपका जाति का उल्लेख है सूची में, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग का सूची राज्य शासन द्वारा बनाया गया है, उस सूची में आपका जिस सरल क्रमांक में आपका जाति होगा उस जाति को यहाँ पे 16 नंबर में अंकित कर देना है और क्रम में लिख देना है। उसी प्रकार से 17 नंबर में लिखते हैं आवेदक की जाति की अलग बोली है तो बोली का नाम। जैसे श्याम है तो श्याम के परिवार में या उसकी जाति में अलग बोली बोला जाता है। जैसे हमारे सरगुजा अंचल में सरगुजिया बोली, छत्तीसगढ़ी बोली, कुड़ुक बोली, पंडवानी बोली और जाने अन्य प्रकार की बोलियां बोली जाती है। तो यहाँ पे आपको जो बोली आपके समाज द्वारा या जाति द्वारा बोला जाता है उसको आपको 17 नंबर में लिखना है। 18 नंबर में आवेदक के कुल देवी देवता एवं प्रमुख देवी देवता के नाम। साथियों आपके घर में या हर परिवार में एक कुल देवी, कुल देवता होता है जिसका नाम हमें यहाँ पे अंकित करना है। अब 19 नंबर में साथियों आवेदक की जाति में बुआ, मामा के लड़के लड़की के साथ वैवाहिक संबंध होता है या नहीं, इसको उल्लेखित करना है। यदि आप
कि जाति में बुआ मामा के लड़के लड़की के साथ विवाह होता है तो हाँ लिखना है, यदि नहीं होता है तो वहाँ पे नहीं लिखना है। आवेदक में जाति में वधू मूल्य प्रथा दहेज प्रथा प्रचलित है अथवा नहीं, तो आप जिस जाति के अंतर्गत आते हैं वहाँ पे यदि वधू मूल्य प्रथा प्रचलित होगा, दहेज प्रथा प्रचलित होगा तो हाँ लिखना है अथवा नहीं लिखना है। 21 में साथियों, आवेदक के परिवार के धार्मिक सामाजिक कार्य में नाई पंडित की सहभागिता। यदि आपके परिवार में नाई एवं पंडित धार्मिक सामाजिक कार्यों में सहभागी है तो वहाँ पे हाँ लिखना है या फिर नहीं लिखना है। 22 नंबर कॉलम में साथियों, अभिलेख नहीं होने का कारण पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे जो उचित कारण है, जैसे सामान्यतः देखा गया है कि लोग अशिक्षा के कारण उनके पास वैध दस्तावेज नहीं है, तो यहाँ पे साथियों अभिलेख नहीं होने का कारण हम लिख सकते हैं अशिक्षा। उसके बाद आगे देखिए, मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि आवेदन में दी गई समस्त जानकारी मेरे विश्वास अनुसार सत्य एवं सही है। यहाँ पे साथियों जैसे कि आवेदक श्याम है तो श्याम यहाँ पे दस्तखत करेगा, हस्ताक्षर करेगा या फिर अंगूठा लगाएगा। यहाँ पे स्थान स्थान आपको उस पंचायत का नाम लिखना है जहाँ पे आपको प्रस्ताव पास होना है। अब दिनांक, जिस दिनांक को आपको प्रस्ताव पास होगा उस दिनांक को लिखना है। साथियों यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि आपको किसी प्रकार की गलत जानकारी यहाँ पे आपको नहीं भरना है, जिससे आगे की ओर आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। अब हम प्रारूप 2 को भरेंगे साथियों। प्रारूप 2 में जाति एवं मूल निवास के संबंध में उद्घोषणा। तो साथियों यहाँ पे आपको ग्राम, जैसे कि आपका प्रस्ताव पास हो रहा है उस ग्राम का नाम, पटवारी हल्का नंबर, यहाँ पे पटवारी हल्का नंबर यहाँ पे भरना है, तहसील का नाम भरना है और उसके बगल में जिले का नाम भरना है। दिनांक, यहाँ पे साथियों खाली स्थान है, इस खाली स्थान में आपको जिस दिन ग्राम सभा प्रस्ताव रखा गया है उस दिन को आपको भरना है। जैसे कि दिनांक खाली स्थान, यानी यहाँ पे आप जिस दिनांक को प्रस्ताव पास हो रहा है उसको भरेंगे। ग्राम सभा की सामान्य विशेष बैठक आयोजित की गई है जिसमें श्री, जैसे कि हमारा आवेदक श्याम है तो श्याम का नाम, अभिभावक उसके पिता का नाम यहाँ पे भराएगा। कि जाति के संबंध में ग्राम सभा की उपस्थित समस्त सदस्यों के द्वारा दी गई जानकारी एवं सहमति के आधार पर सर्वसम्मति से यह उद्घोषित किया जाता है कि श्री की जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग जिसके अभ्यर्थी होंगे उसको टिक करके और वर्ग के तहत खाली स्थान में जिस जाति के अंतर्गत आते हैं वह जाति लिखाएगा। आज दिनांक, यहाँ पे भी प्रस्ताव पास होने का दिनांक को भरने के बाद को ग्राम सभा में उपस्थित समस्त सदस्य अपनी निजी जानकारी के आधार पर सर्वसम्मति से यह भी उद्घोषित करते हैं कि दिनांक, यहाँ पे साथियों जो खाली स्थान है यहाँ पे जन्म से लिखना होगा, यानी हम जन्म से ही उस गांव में निवासरत हैं। श्री, जैसे कि हमारा आवेदक श्याम है तो श्याम लिखेंगे, अभिभावक उसके पिता का नाम, फिर उसके पिता पूर्वज यानी कि उसके दादाजी का नाम यहाँ पे लिखाएगा और अभिभावक में उसके परदादा जी का नाम लिखाने के बाद इस ग्राम में निवास कर रहे हैं। इस उद्घोषणा के आधार पर श्री श्याम, जैसे कि हमारा आवेदक श्याम है तो श्याम लिखाएगा, अभिभावक उसके पिता के नाम के परिवार के सदस्यों, संतान, भाई बहनों जिनका उल्लेख प्रारूप 3 में किया गया है। जैसे कि मैं आपको पूर्व में बताया हूँ कि इसी प्रस्ताव के आधार पर प्रारूप 3 में जिनका नाम होगा उनका भी जाति प्रमाण पत्र बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस संबंध में भी जाति एवं मूल निवास स्थान के संबंध में उक्त उद्घोषणा लागू मानी जाएगी, यानी कि प्रारूप 3 में जितने लोगों का नाम होगा उन सभी का जाति प्रमाण पत्र भी इसी प्रस्ताव के आधार पर बनेगा। ग्राम सभा के द्वारा उक्त उद्घोषणा जाति प्रमाण पत्र जारी करने, सत्यापित करने के प्रयोजन से साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने हेतु की जा रही है। इस उद्घोषणा की सत्यापित प्रतियां ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील तथा जिला कार्यालय में स्थायी अभिलेख के रूप में संधारित की जाएगी।
साथियों, यानी कि इस प्रस्ताव की जो कापियाँ होगी वह पंचायत में, जनपद पंचायत, तहसील तथा जिला कार्यालय में भी रहेगा। तो आप इस फार्म को भरने के बाद इसे 4 सेट में फोटोकॉपी करा लें तो ज़्यादा उचित होगा। अब देखिए यहाँ पे हस्ताक्षर गवाह, तो यहाँ पे कौन कौन गवाह होंगे उसको देखिए साथियों। जैसे कि ग्राम पंचायत सचिव, आप जिस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं वहाँ के सचिव का हस्ताक्षर। 2 नंबर में हल्का पटवारी यानी कि राजस्व विभाग के जो पटवारी होते हैं उनका हस्ताक्षर। 3 नंबर में गांव में जो कोटवार होते हैं उनका हस्ताक्षर। 4 में गांव में पदस्थ अन्य शासकीय कर्मचारी अधिकारी यानी कि प्राथमिक माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक या फिर शिक्षक का आप दस्तखत करा सकते हैं, या फिर अन्य विभाग के भी कर्मचारी होंगे उनका भी आप दस्तखत करा सकते हैं। उसी प्रकार अध्यक्ष ग्राम सभा, जैसे कि ग्राम सभा बैठता है तो उसका एक स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, मनोनीत किया जाता है, उसका हस्ताक्षर बहुत अनिवार्य है साथियों। उसके बाद आता है सरपंच पंचगण, यहाँ पे आपको सरपंच का भी दस्तखत करना है। और अन्य सदस्यगण, यहाँ पे अन्य सदस्यगण में कम से कम गांव में निवासरत 5 जागरूक एवं शिक्षित लोगों का दस्तखत आपको कराना है। इस प्रकार से हम प्रारूप 2 को भरते हैं साथियों। आइए हम देखते हैं प्रारूप 3 में हमें क्या क्या जानकारी भरना है। साथियों, आइए देखते हैं हम प्रारूप 3 में क्या क्या जानकारी भरते हैं। जाति एवं मूल निवास के संबंध में ग्राम सभा के द्वारा उद्घोषित ग्राम निवासी व्यक्तियों परिवारों की सूची। यहाँ पे आपको ग्राम का नाम भरना है, फिर पटवारी हल्का का नाम भरना है, फिर तहसील का नाम भरना है और जिला का नाम भरना है, जिस प्रकार से आपने प्रारूप 2 में भरा है। यहाँ पे देखिए साथियों, कॉलम बना हुआ है, क्रमांक, मुखिया का नाम, फिर क्रमांक, परिवार के सदस्यों का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, उसके बाद जाति, ग्राम में निवास करने की तारीख और जाति के संबंध में निर्दिष्ट तारीख अथवा उसके पूर्व का मूल निवास स्थान, ग्राम, पटवारी हल्का नंबर, तहसील और जिला। तो क्रमांक 1 में साथियों परिवार के मुखिया का नाम, जैसे कि हमारा आवेदक है श्याम, तो हम यहाँ पे 1 नंबर कॉलम में लिखेंगे श्याम। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए श्याम के बाद क्रमांक, परिवार के सदस्यों का नाम। तो साथियों श्याम के परिवार में जितने भी लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनना है, यानी कि क्रमवार, श्याम के परिवार में क्रमवार सर्वप्रथम उसके संतानों का नाम बढ़ते से घटते क्रम में यहाँ पे क्रमवार लिखना है साथियों। उसके बाद उसकी पत्नी का नाम और उसके जो एकदम नज़दीकी के जो रिश्तेदार होंगे जो उन पर आश्रित हैं या जो आश्रित होंगे उन सभी का नाम भी हमें परिवार के सदस्यों का नाम में लिखते जाना है। प्रारूप 2 में यदि और उनसे संबंधित और रिश्तेदार होंगे उनका नाम भी लिखना है। उसी प्रकार से परिवार के मुखिया से संबंध, जैसे कि हम 1 नंबर में श्याम के पुत्र का नाम लिखे और उसका संबंध यहाँ पे पिता पुत्र लिखाएगा। जाति के संबंध में जाति, जिस जाति का उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए उस जाति को लिखना है। ग्राम में निवास करने की तारीख, जैसे कि उनका पुत्र जन्म से निवास कर रहा है तो उसका डेट ऑफ बर्थ को लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सिर्फ 1 लाइन में जन्म से लिखकर कॉलम को पूरा कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपको साथियों भरते जाना है पुत्र पुत्री का नाम, पत्नी का नाम, रिश्तेदारों का नाम जिनका जाति प्रमाण पत्र बनना है। और यहाँ पे फिर से हस्ताक्षर गवाह, हस्ताक्षर ग्राम सभा सदस्यगण हैं तो उन सभी का हस्ताक्षर आपको क्रमवार कराते जाना है। सचिव महोदय का हस्ताक्षर, हल्का पटवारी, ग्राम कोटवार, पदस्थ शासकीय कर्मचारी, अध्यक्ष ग्राम सभा, सरपंच, पंचगण एवं अन्य सदस्यगण, इन सभी का हस्ताक्षर भी आपको प्रारूप 2 की तरह प्रारूप 3 में कराना है।
इसके साथ ही साथियों आपको आवश्यक दस्तावेज के रूप में जितने लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनेगा उन सभी का पटवारी प्रतिवेदन, शपथ पत्र, अंक सूची, आधार कार्ड, भूमि है तो उसका विवरण, नहीं है तो कोई बात नहीं, वंश वृक्ष, पंचायत पंचनामा, इन सभी को प्रारूप 1, 2 और 3 के साथ संलग्न करना है। इन दस्तावेज की मदद से आप जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ में आसानी से बनवा सकते हैं। साथियों, ध्यान देने वाली एक और बात बताना चाहूँगा कि आप अपना कोई भी जानकारी सही भरें और कोई भी गलत जानकारी ना भरें, जिससे कि आगे चलकर आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।